चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2024 में जो पेपर आया था क्लास 10th के लिए, इसमें जो क्वेश्चन लगे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख किस प्रकार का है। तो थोड़ा सा हम इसके साथ साथ में छोटी छोटी जानकारी साथ में लेंगे, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे हो जाएं और जो बेसिक नॉलेज है वो भी आपको मिल जाए और इससे आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी कवर हो जाएं। तो यहाँ पे आपका आलेख से क्वेश्चन है, तो आलेख के हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका यहाँ पे पूछा है किसका, बहुपद का, और वो भी कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं रैखिक बहुपद है उसका आलेख कैसा बनता है। जो रैखिक बहुपद है वो ax + b के रूप में होता है। a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये कि रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो रैखिक बहुपद का सिर्फ एक शून्यक होता है। और इसका अगर ग्राफ या आलेख की बात करें तो हमेशा ही सरल रेखा बनता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई पोर्शन से एक क्वेश्चन बन गया तो इसकी ये संभावना है कि उस पोर्शन से आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रैखिक बहुपद का जो आलेख है वो सरल रेखा होती है, और इसमें जो इसका मानक रूप है वो ax + b, और a बराबर नहीं होता 0 के, a इसका मानक रूप है। शून्यकों की संख्या आपकी 1 होती है। अब इससे और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है द्विघात बहुपद का, तो उसे देख लेते हैं। द्विघात बहुपद से जो क्वेश्चन है, अब जो द्विघात बहुपद है तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है, इसका जो मानक रूप है वो आपसे पूछ लेता है। तो जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c एंड a ≠ 0, ये आपका द्विघात बहुपद होता है। और द्विघात बहुपद में अगर आपसे पूछे कि शून्यकों की संख्या बता दीजिए, शून्यक कितने होते हैं, तो शून्यक अधिकतम इसके 2 होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है इसका आलेख कैसा होता है, तो आलेख इसका होता है परवलय है। तो ये परवलय होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। अब जब परवलय ऐसा क्वेश्चन बन गया तो ये भी जरूरी है कि इसकी पूरी जानकारी हो। तो इसका जो आगे का ए है, जो किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। जो x² का गुणांक है ये निर्धारित करता है कि जो परवलय है वो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। तो अगर a का मान >0 हो, मतलब 0 से जिसका मान बड़ा हो। अब 0 से जो बड़ा हो गया वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा धनात्मक। मतलब a का मान अगर धनात्मक होता है तो परवलय ऊपर की तरफ बनता है। ये परवलय का आलेख है, यू की तरह दिखता है। और दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो पूछ सकता है अगर a का मान 0 से छोटा हो। अब 0 से छोटा होगा तो मुंह किसकी तरफ खुलेगा, 0 की तरफ, क्योंकि 0 बड़ा है। अब 0 बड़ा है तो a का मान क्या हो गया, ऋणात्मक। तो जब भी आपका a का मान ऋणात्मक होगा तो जो परवलय है वो नीचे की तरफ बनेगा। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मानक रूप ए है। आलेख इसका परवलय होता है। परवलय भी 2 प्रकार का है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो इससे ये क्वेश्चन बन जाते हैं। और क्वेश्चन इससे क्या बन जाते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेता है जो अल्फा + बीटा है। अब शून्यक कितने हो गए, शून्यक हैं आपके 2, किसके, द्विघात बहुपद के। साथ साथ में आप बोलते जाएंगे तो थोड़ा सा आपको रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़ा जब पेपर देंगे तो याद रहेगा आपको कि सर ने क्या बोला था। तो जो शून्यक हैं वो आपको पता है अल्फा और बीटा हो गए, इनके नामकरण कर दिया हमने। ये शून्यक थे वो बहुपद के, वो 2 थे। कौन से बहुपद के, द्विघात बहुपद के। तो एक जो शून्यक है वो अल्फा हो गया, दूसरा ये बीटा हो गया। तो इससे जो क्वेश्चन ड्राइव होता है वो पूछता है अल्फा + बीटा की वैल्यू, मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो ये होता है -b/a। और इसका गुणनफल, मतलब शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। अब c, a, b और a कहाँ से आए, ये वही जो मानक रूप था आपका ax² + bx + c, ये यहाँ से आए। अब जो
नए क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ऐसा बन सकता है, कोई भी आपको बहुपद दे देगा, जैसे 3x² प्लस 5x माइनस के 7, ये आपका बहुपद है। इसमें पूछ लेगा निम्नलिखित बहुपद में अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखना है ए का मान कितना है, 3 है, बी का मान 5 है और सी का मान -7 है। ये यहीं से x² का गुणांक 3, x का गुणांक 5 और 7 है आपका अचर संख्या, माइनस का था तो माइनस का ले लिया। अब अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है। तो माइनस का चिन्ह तो आएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए। बटे में ए का मान कितना है, 3, तो ये 5/3 माइनस का 5/3 आपका उत्तर हो जाएगा इस बहुपद के लिए। तो इस तरीके का कोई ना कोई क्वेश्चन नए तरीके से बन सकता है, तो आपको इस तरीके के लिए भी तैयार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का पूछा हुआ है आश्रित और संगत। तो इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे। पहली बात तो ये कि इनके मानक रूप ही पूछ लेगा आपसे। तो दो चर वाले समीकरण का मानक रूप, दो चर है, चार नहीं, चर, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला अगर आपसे दो चर दिए हैं, जैसे x और y दिए हैं, तो इसका जो मानक रूप होगा वो होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। बराबर का चिन्ह इसलिए क्योंकि ये समीकरण है और दो चर इसमें x और y है। अगर आपसे पूछे रैखिक युग्म बनाइए, ये तो आपका क्या हो गया, समीकरण हो गया। अगर आपसे युग्म बोल दे या फिर आपसे निकाय बोल दे, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसमें जो आएंगे वो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और जो दूसरा आएगा वो आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये आपके समीकरण युग्म हो गया। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो पूछता है संगत और असंगत। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए असंगत क्या होता है। अगर हम दोनों के दोनों जो समीकरण युग्म है उसके जो अनुपात हैं, मतलब जो इसके गुणांक हैं उनका अनुपात ले लें, जैसे a1/a2 ले लें, b1/b2 ले लें और c1/c2 ले लें। इनका हम जब तुलना करेंगे तो असंगत में क्या होता है, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और तीसरा वाला जो अनुपात है वो बराबर ना आए इन दोनों के। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसी को बोलते हैं असंगत हल। और असंगत हल है तो इसको एक और नाम बोलते हैं कोई हल नहीं। जो कोई हल नहीं है यही भी एक ऐसा समीकरण युग्म है जो असंगत होता है। अब इसका अगर आपसे पूछ ले इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो इसका ग्राफ का भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो समांतर रेखाएं बनती हैं, तो समांतर रेखाएं किसकी बनती हैं, जिसका कोई भी हल नहीं आता, उनका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा समांतर। मतलब ये दोनों के दोनों कभी भी प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, ना ही समपाती होंगी। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन जाता है, जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो संगत वाला पूछता है। तो मैं तीनों ही कंडीशन लिख लेता हूँ। पहली है a1/a2 अगर बराबर ना आए b1/b2 के, तो पहली ही कंडीशन है, इसे बोलते हैं संगत व अविरोधी। अविरोधी का अर्थ क्या है, एक किसी एक दूसरे का विरोध नहीं करते, मतलब एक ही उत्तर है, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है, और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो ये अद्वितीय हल भी कहलाता है। अगर हम इसका आलेख पूछें कि आलेख कैसा बनेगा, अब आप देखिए दो समीकरण युग्म हैं, तो दोनों की एक एक सरल रेखा बनेगी, तो वो दोनों की दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। अगर प्रतिच्छेदी वर्ड मिल जाए तो ठीक है, अगर काटा हुआ मिल जाए तो भी सही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं। तो ये आपका कंडीशन हो गया पहला।
दूसरा कंडीशन है वो क्या होता है, अगर ये दोनों के दोनों बराबर आ जाएं, कौन कौन, a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और तीसरी वाली कंडीशन भी बराबर आ जाए c1/c2 के, तो इसमें होते हैं, इसे भी संगत बोलते हैं। लेकिन संगत में कौन सा, आश्रित है, मतलब ये डिपेंड करता है आज का आंसर x का y पे, y का x पे। इसके जो हल होते हैं वो होते हैं अनेक हल। अगर इनकी रेखाओं का पूछें कि रेखाएं कैसी बनती हैं, तो इनकी रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई। ग्राफ यही बनेगा, संपाती रेखाएं। अनेक हल होंगे, संगत और आश्रित होते हैं। ये आपका तीसरा कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा जो कंडीशन है जो मैंने पहले बता दिया वो है a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, और तीसरी कंडीशन अगर बराबर ना आए c1/c2 के, इनका जो अनुपात है वो तीसरे के बराबर ना आए, तो इसे बोलते हैं असंगत हल। ऊपर वाले दोनों संगत हैं, याद रखेंगे। और इसमें अगर आपसे पूछे कि इसकी कितने हल होंगे, तो इसका कोई भी हल नहीं आएगा, कोई भी हल नहीं आएगा इसका। अगर इसे हम ग्राफ में पूछें इसकी रेखाएं कैसी होंगी, पूछें तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, तो समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा हुआ है, देखिए सॉल्व करना है तो इसका आंसर आपको परीक्षा अध्ययन और उसमें मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि इसके आगे पीछे की जानकारी भी आपको पूरी तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पे बोला है आश्रित है और संगत है। अब आश्रित और संगत कौन सा होता है, दूसरा वाला कंडीशन जिसके अनेक हल होते हैं। में ये तो होगा नहीं, इसमें होगा सी वाला, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो। अब कोई मूल वास्तविक ना हो, पहली बात तो हम देखते हैं किस चैप्टर से है, तो ये आपका द्विघात समीकरण से है। तो द्विघात समीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाते हैं वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c इतना है, ये आपका बहुपद है, बराबर में 0 आ जाए तो आपका समीकरण है। a का मान कभी भी बराबर 0 के नहीं होता। इससे क्वेश्चन ये बन जाता है, px एक बहुपद है, तो px बराबर 0 खाली स्थान है। तो आपको दिख रहा है ये आपका बहुपद है और बराबर का चिन्ह आ गया है तो समीकरण हो जाएगा। तो इसमें आप समीकरण भरेंगे, तो इसका उत्तर समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए, इसके मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था श्रीधराचार्य ने। तो श्रीधराचार्य का सूत्र आपसे पूछ लेता है। श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो क्या है, -b ± वर्गमूल के अंदर b² - 4ac बटे में 2a। ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। इसी सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड आपके पुराने समय में पूछे हैं और आगे वाले समय में पूछे जाएंगे, तो हल्के में नहीं लेना कोई भी बात। तो ये आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है। और इससे क्या बन जाता है, अब इसके अंदर जो सूत्र है, इसके अंदर जो रूट के अंदर लिखा है b² - 4ac, इसे कहते हैं विविक्त कर। तो आपसे विविक्त कर का सूत्र पूछ लेता है। विविक्त कर क्या होता है, तो विविक्त कर d बराबर होता है b² - 4ac। अब इस पर क्या बनता है, जो अभी दिया हुआ है इस पे जो क्वेश्चन बना है उस पे चर्चा कर लेते हैं। दिया हुआ है तीसरे नंबर पे, उसकी चर्चा करते हैं। तो जो विविक्त कर हमने देखा d बराबर b² - 4ac, ये बताता है कि आपके जो मूल हैं वो मूल कैसे होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाएंगे, तो जो आपके मूल होंगे,
दोनों के दोनों वो मूल वास्तविक होंगे पहली बात तो। वास्तविक क्या होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, कभी फुर्सत मिलेगी तब। तो जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे, और साथ साथ में आपके जो दोनों के दोनों मूल हैं वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। बराबर की जगह समान लिखा हो तो भी बात एक ही है, समान बराबर एक ही है पहली कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन बनती है वो बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है, मतलब ये वाला जो मान है वो धनात्मक आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी वैल्यू पूरी पूरी धनात्मक होते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू है वो धनात्मक होगी, तो पहली बात तो मूल वास्तविक होंगे, और मूल वास्तविक होंगे और क्या होगा इसमें, जो मूल होंगे वो असमान होंगे। असमान का अर्थ है अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तीसरी जो कंडीशन बनती है वो बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो। अगर 0 से छोटा है तो जो मूल हैं मूलों का अस्तित्व भी ही नहीं होगा। ये 1025 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, अभी की मॉडर्न ज़माने में क्या है उसकी बात बाद में करेंगे। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है यहाँ पे, मतलब मूल निकाल ही नहीं जा सकते। ये हो गया आपका, इसे आपके 10th क्लास में लिखा है वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं, बस इतना लिखा है। काल्पनिक वगैरह कुछ जिक्र नहीं है आपकी किताब में तो आप नहीं लिखेंगे। तो इसमें जो उत्तर है वो क्या पूछा है, मूल वास्तविक नहीं होते। और मूल वास्तविक नहीं होते कब होते हैं, नहीं होते जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। मुंह 0 की तरफ खुला है तो 0 की तरफ डी ऑप्शन में खुला है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या दिया हुआ है, समांतर श्रेणी चैप्टर से है। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम। जो समांतर श्रेणी होती है उससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो समांतर श्रेणी है इसका व्यापक रूप बता दीजिए आप। व्यापक रूप आपसे पूछता है, तो इसका व्यापक रूप है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, डॉट लगा देंगे तो ये व्यापक रूप कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो समांतर श्रेणी है ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन सी, एक होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित। परिमित वो होगी जिसमें हम अंतिम पद पता हो, अंतिम पद हमें पता होगा। वह श्रेणी, वह समांतर श्रेणी जिसका अंतिम पद हमें ज्ञात होगा वह तो परिमित कहलाएगी। और जब अंतिम पद पता ना हो तब, जब अंतिम पद पता नहीं है तो वो आपकी अपरिमित कहलाएगी। जैसे कोई नंबर चल रहा है हमें पता ही नहीं है एंड कहाँ होगा तो वो अनंत होगा, अनंत को अपरिमित कहते हैं। तो इसमें अंतिम पद ज्ञात नहीं होगा, और जिसमें अंतिम पद ज्ञात होता है उसे परिमित कहते हैं, और अंतिम पद जिसका ज्ञात नहीं होता उसे अपरिमित कहते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब ये समांतर श्रेणी है, अब समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर कैसा होगा, समान होगा। तो सार्वंतर जो होता है वो तो समान होता है। अब सार्वंतर है तो सार्वंतर आपसे पूछ लेता क्या क्या हो सकता है, तो इसका जो सार्वंतर निकल के आता है वो धनात्मक भी आ सकता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे ऋणात्मक भी आ सकता है, और शून्य भी हो सकता है। इसका जो सार्वंतर है वो तीनों प्रकार का हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब सार्वंतर ज्ञात कैसे करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लगातार पदों का उत्तरोत्तर पद और पूर्वोत्तर पद, कहने का अर्थ क्या है कि कोई श्रेणी ऐसे चल रही है, जैसे यही श्रेणी है आपकी समांतर श्रेणी है, तो ये आपका कहलाता है उत्तरोत्तर। ये इसके लिए उत्तरोत्तर है, इसके लिए कौन सा उत्तरोत्तर है, ये वाला है, मतलब आगे वाला। और पूर्वोत्तर कौन सा हो जाएगा, इसके पीछे वाला। लगातार आपकी समांतर श्रेणी चल रही है, उसमें से कोई दो पद ले लो, उसमें से क्या करना है, उत्तरोत्तर पद में से पूर्वोत्तर पद घटाना है। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद, जैसे आगे चल रही गाड़ी इधर चल रही है, तो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें
सार्व अंतर प्राप्त होता है। और इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आप प्रश्नों को किस प्रकार हल कर पाएंगे, जब तक कि आपको प्रथम पद पता ना हो और सार्वंतर पता ना हो। दोनों की दोनों वैल्यू पता होना ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, दोनों चीज़ें पता होंगी। साथ साथ में पदों की संख्या पता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें पता हैं तो आपसे जो कुछ भी पूछा है वो सारी की सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसमें एक सूत्र पूछता है n व पद। n व पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n व पद है। जैसे 17वां पद पता करना है तो n का मान आपका क्या है? 17 है, तो इधर रख दीजिए a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 17 में से 1 जाएगा, 16 बचेगा, ये d अपनी जगह जाएगी। तो a 17 का मान आया a प्लस 16d। ये n सूत्र कहलाता है। और इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है वो देख लीजिए। a का मान चाहिए हमें, देखिए a का मान चाहिए, d का मान चाहिए और साथ साथ में n का मान चाहिए, तभी आपको कोई सा भी पद पूछा हो तो आप बता सकते हो। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। आपकी एक समांतर श्रेणी है, उसमें 11वां पद पूछा है। अब 11वां पद पूछा है तो a11 की बात चल रही है। a11 का मान आएगा a प्लस 10d। एक कम, आप इसमें रख के देख लीजिए, एक कम आएगा। अब a का मान कितना है? a का मान है आपका -3, तो a बराबर -3 ले लीजिए। d का मान पता करना है आपको, तो दो लगातार पदों का अंतर देख लीजिए, पर पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाएंगे। तो d बराबर -1/2। कहाँ से लिया? यहाँ से लिया। ये माइनस का चिन्ह और यहाँ पे लिखा है -3, तो ये -3। बच्चा यहीं पे गलती करता है और क्वेश्चन में फंस जाता है, क्योंकि उसे एक माइनस छोड़ देता है, और एक माइनस छोड़ दिया है तो ये वाला माइनस तो वो है ना जब हम घटा रहे हैं a2 माइनस a1, तो माइनस का चिन्ह वो है। ये माइनस का चिन्ह ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, उस पद में लगा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। -1/2 प्लस के 3। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, बटे में कुछ नहीं है तो एलसीएम। एलसीएम आएगा 2, 2 का भाग 2 में माइनस का 1, और 1 का भाग 2 में देंगे तो यहाँ पे आपका 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आएगा, प्लस के 6। तो उत्तर आएगा 5/2। तो ये आपका सारवंतर निकल आया। अब आपके पास तीनों चीज़ें हैं। क्या पूछा है आपसे? 11वां पद पूछा है, तो n का मान भी पता है आपका, 11वां पद है, तो अब इसमें रखना है आपको वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? -3, प्लस का चिन्ह 10 गुणा, आपको पता चल गया है 5/2 आपका सारवंतर है। डी की जगह रख दिया, 2 से इसको काटेंगे 5 बार, फिर लिखेंगे -3, दोनों का गुणा किया 25, 25 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 22 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर से कुछ अदर जानकारी भी याद रखेंगे। देखिए, आपसे n पदों का योग पूछ लेता है, तो n पदों का योग होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है और इससे संबंधित 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। फिलहाल की स्थिति में आपको सूत्र याद रखना है, क्योंकि अभी हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं। फिर देखिए, जो आपसे पूछे, अगर आपके पास प्रथम पद हो और उस श्रेणी का अंतिम पद पता हो, उस श्रेणी का प्रथम पद भी पता होना चाहिए और अंतिम पद भी पता होना चाहिए, तो उस श्रेणी के लिए जो सूत्र है n पदों का योग का, वो हो जाता है Sn बराबर n/2 प्रथम पद a, और अंतिम पद को हम यहाँ पे l से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप an भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड सूत्र लिख रहे हैं इसलिए ये आपका स्टैंडर्ड सूत्र कहलाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, n धन पूर्णांकों के लिए भी क्वेश्चन पूछ लेता है। n धन पूर्णांकों का योग निकाला आप इससे भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक अलग ही है। अगर प्रथम n धन पूर्णांक हो, इसके लिए एक शब्द और लिख लीजिए, प्रथम n धन पूर्णांक। तो n ब्रैकेट में n+1/2,
ये हैं आपके n धन पूर्णांकों का योग का सूत्र। तो आपको ये तीनों सूत्र भी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल पूछा है। ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आपको याद होता तो आप लगा पाते टिक, और नहीं है याद तो नहीं लगा पाएंगे। पहले हम देख लेते हैं थेल्स कौन थे। ये यूनान के गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या दिया है, थेल्स प्रमेय दी है। थेल्स प्रमेय को अन्य नाम से भी जानते हैं। उस अन्य नाम का क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, प्रमेय एक नंबर में भी पूछ लेता है। इसकी प्रमेय का कथन आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी त्रिभुज के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए जो अन्य दो बिंदुओं पर, दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये त्रिभुज ए बी सी है और इसे डी और ई दो भिन्न भिन्न बिंदुओं में प्रतिच्छेद किया, तो ए डी बटे डी बी का जो मान है वो बराबर आएगा ए ई बटे ई सी का। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। ये आपसे एक नंबर में पूछ लेता है और इसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन दे देगा। इसमें क्या देगा आपको, कोई त्रिभुज है उसकी तीनों चारों भुजाएं दे देगा और उसमें आएगा जैसे डी ई समांतर है बी सी के, और यहाँ पे आपको वैल्यू दे देगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखता हूँ, जैसे ए बी सी आपका एक त्रिभुज है, डी ई भुजा है वो बी सी के समांतर है, और इसमें जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे देगा जैसे 3, यहाँ पे x, यहाँ पे 7 और ये 4, और आपसे पूछ लेगा इस x का मान बताइए। तो हमें पता है कि इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो 3/x बराबर 1/4। अगर ये 7 है तो 7/4 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 12/x आ जाएगा। 12 कैसे आ गया, 4 का गुणा 3 में कर दिया बराबर 7। x का गुणा इधर करूँगा तो 12 बराबर 7x। x का मान चाहिए तो ये बटे में चला जाएगा 12 के, 12/7 बराबर x। x का जो मान आ गया वो 12/7 आ गया। इस तरह का आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब जो आपका क्वेश्चन पूछा है थेल्स का समयकाल पूछा है, तो यहाँ पे लिखा है सा यू पू। इसका अर्थ क्या है इसको भी समझ लेते हैं। 640 से लेकर 546 इनका ये समयकाल है। सा यू पू का मतलब है सामान्य युग पूर्व। मतलब जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के समय को सामान्य युग पूर्व की बात करते हैं, और अभी के समय को सामान्य युग बोलते हैं। तो सामान्य युग पूर्व की बात चल रही है, तो उल्टा चलता है इसमें समय काल। 640 में इन्होंने जन्म लिया था और 546 में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये आपका थेल्स का समय काल है। अच्छा, कुछ जानकारी और लिख लेते हैं इस चैप्टर से। इसमें समरूपता के बारे में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। जो समरूपता की कंडीशन है वो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन याद होनी चाहिए। कोई भी आकृति समरूप होती है यदि उसकी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, यहाँ पे एक वर्ड लिखना है ध्यान से, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है, हमेशा बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज के लिए बात चल रही है तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर अन्य आकृति के लिए चल रही है या बहुभुज की बात चल रही है तो उस बहुभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और साथ साथ में क्या होता है, संगत कोण इसके बराबर होते हैं। संगत कोण भी आपके बराबर होते हैं। इसके लिए आपकी 3 कसौटियां दी गई हैं। कौन कौन सी, एस एस एस, एस ए एस और ए कह लो या ट्रिपल ए कह लो, बात एक ही है। अब क्या है इसका अर्थ कि सर ये तो हमने सर्वांग समता में पढ़ा है। ये सर्वांग समता की नहीं है, समरूपता की है दोनों की दोनों। उसमें और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ पे संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे भी संगत कोण बराबर हैं। वहाँ पर जो सर्वांग समता की बात करते हैं तो वहाँ पे जो संगत भुजाओं का अनुपात नहीं, वहाँ पे संगत भुजाएं ही बराबर होती हैं, और यहाँ पे क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये याद रखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात इसमें बराबर होता है।
तो ये तीनों की तीनों कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, इसके उदाहरण दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी की किताब में 3। एक कौन सा है? वृत्त, एक है वर्ग और एक है आपका समबाहु त्रिभुज। ये तीनों के तीनों आपके समरूप के उदाहरण हैं। मतलब सभी के सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ग हैं वो भी सर्व समरूप होंगे, और समबाहु त्रिभुज हैं वो भी आपके क्या होंगे? समरूप होंगे। इसमें एक लाइन ये बोल देता है कि सभी के सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी की सभी समरूप आकृतियां समरूप सर्वांग सम नहीं होती। फिर से सुन लीजिए, सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी की सभी समरूप होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो समरूप आकृतियां हैं वो सर्वांग सम हो। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। छठवें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? छठवें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो दिया है, आपके दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी हुई है। तो इस वाले चैप्टर में जब हम बात करें तो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। निर्देशांक ज्यामिति में जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो दूरी सूत्र से पूछा है। तो सबसे पहले आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र लिख लीजिए। जो दूरी सूत्र है, अगर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, और एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। इन दोनों के बीच की अगर आपसे दूरी पूछ ले कि इनके बीच में दूरी बताइए कितनी है, तो जो दूरी होगी तो ए बी बराबर आता है वर्गमूल के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। अच्छा, अगर मूल बिंदु से पूछ ले तो मूल बिंदु से सुन लीजिए क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी, अब एक बिंदु मूल बिंदु है, मतलब उसके निर्देशांक 0,0 है, उससे कोई दूरी पूछ रहा है। अब वो दूरी होगी तो उसमें बचेगा क्या? जो मूल बिंदु के बाद दूसरा बिंदु है उसी का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि बाकी की तो दोनों 0 आ चुके हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, और क्या पूछ लेता है इससे, वो भी सुनिए। इसमें जो पूछता है वो पूछता है एक्स निर्देशांक, और जो एक्स निर्देशांक है वो ही कहलाता है आपका भुज, और एक पूछता है आपका वाय निर्देशांक जिसे कहते हैं कोटि। तो इसकी जो परिभाषा दी गई है एनसीईआरटी में वो आपसे कभी भी पूछ ली जाएगी। तो इसमें बोलता है वाय अक्ष से दूरी, जो वाय अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक कहलाता है, या फिर वाय अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। चाहे आप एक्स निर्देशांक कह लीजिए या फिर उसे भुज कह लीजिए, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन आप एक्स अक्ष कहेंगे वो गलत है। और जो बाह्य निर्देशांक या कोटि होती है उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं एक्स अक्ष से दूरी। जो एक्स अक्ष से दूरी है वो आपका बाह्य निर्देशांक कहलाता है। तो इससे एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लेता है। पहला क्वेश्चन जो सिंपल देखें कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। ये सिंपल क्वेश्चन है और पूछ लिए गए हैं पहले पहले देखें तो पुराने एग्जामों में ये पूछे हुए हैं, तो सिंपल है बिल्कुल ही। और दूसरा पूछ लेता है आपसे 3,-4 में भुज। तो भुज कौन है? 3 है, डायरेक्ट देख लीजिए तो 3 है। लेकिन यही क्वेश्चन थोड़ा पलट दे, 3,-4 में एक्स अक्ष से दूरी। देखिए दूरी वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए। दूरी वर्ड लिखा हुआ है और एक्स अक्ष से, और एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक कहलाता है, तो इसका उत्तर आएगा -4। बच्चा यहाँ पे क्या लगा देता है? एक्स अक्ष से दूरी 3 लिख के आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है एक्स अक्ष शुरू में आता है, बाय अक्ष बाद में। वो अक्ष नहीं होते, पहली बात तो वो निर्देशांक होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन। अच्छा, इससे और क्या जानकारी होनी चाहिए? और इसमें विभाजन सूत्र आता है।
तो विभाजन सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। विभाजन सूत्र का अर्थ क्या है पहले ये समझ लीजिए। कोई आपके दो बिंदु हैं, एक बिंदु दूसरा बिंदु। एक बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। इसमें कोई एक बिंदु आया और इसको विभाजन कर लिया। अगर मान लीजिए वो बीच में है, जैसे यहाँ पे आ गया, अगर बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी कुछ ना कुछ दूरी होगी। अगर मान लो बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ की दूरी कम हो गई, यहाँ की दूरी बढ़ गई। बीच में होगी तो बराबर बराबर, बीच में होगी तो यहाँ से दूरी और यहाँ की दूरी दोनों बराबर हो गई। लेकिन बीच में नहीं हुआ तो उसमें अगर बीच में नहीं तो हम इसमें बोलेंगे कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित हो गया। और जो बिंदु आया जो इसको विभाजित किया उसे c बोल देते हैं। और इसके जो निर्देशांक हैं x, y हैं। तो x और y का जो वैल्यू है वही आपसे पूछता है। जो x का निर्देशांक निकल के आता है, जो विभाजन कर रहा है उस बिंदु का x बिंदु या x निर्देशांक, वो आता है x बराबर x1 m2। x1 के साथ m2 मतलब इसके साथ गुणा होगा किसका, इस m2 का, प्लस x2 m1 बटे में आ जाएगा इन दोनों का योग m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र है। अगर y की वैल्यू का बोलेंगे तो इसमें y आएगा, सभी में x है उसकी जगह y कर दीजिए। तो y1 m2 प्लस y2 m1 बटे में क्या जाएगा, वही m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र के सूत्र हो गए दोनों। अच्छा, विभाजन जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वैल्यू बराबर हो मतलब समान अनुपात में हो। जब समान अनुपात में होगा तो बिंदु बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगा, बीचों बीच स्थित होगा तो अनुपात हो जाएगा बराबर। तो m1 का मान 1 आ जाएगा, m2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और जब 1 1 आ जाएगा तो जैसे ही हम रखेंगे तो वो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी x1 प्लस x2 बटे में 2। ये कैसे आ गया 2, m1 की वैल्यू 1 रख दीजिए, m2 की वैल्यू 1, दोनों को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन ये सूत्र किसके लिए है, जब आपका बिंदु मध्य में हो या फिर समान अनुपात में विभाजित कर रहा हो। समान अनुपात में होना चाहिए तब ये बिंदु सूत्र लगेगा। और जो y के निर्देशांक आएंगे वो आएंगे y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये दोनों के दोनों सूत्र भी याद होने चाहिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दो बिंदु हैं P 3,2 और Q दिया है -2, -3 के बीच की दूरी। दो बिंदु दिए हैं तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 - x1। तो याद रखना है ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो x2 -2 माइनस का चिन्ह 3 इसकी घात कितनी 2 प्लस y2 - y1 -3 -2 इसकी घात आ जाएगी 2। सॉल्व करेंगे दोनों एक से हैं, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह 5 आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा। वर्ग करने पर चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, दोनों ही प्लस के आते हैं। तो प्लस -3 -2 5, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया आंसर अंडर रूट में 50। उत्तर दिया है क्या, देखो उत्तर में रूट में वैल्यू नहीं है तो इसके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करेंगे तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 25 गुणा 2। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो इसमें से 5 बाहर निकल आया, अंडर रूट 2 बचा। अब ये वैल्यू दी है क्या, ये वाली वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं दी। तो इस जी क्या की है 5 और √2 की वैल्यू रखवाई है आपसे। √2 बराबर 1.414। तो इधर रखेंगे 1.414। तो देखिए 5 का गुणा करिए, 5 चौको 20 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 चौको 20 0 हासिल 2, दशमलव का चिन्ह लगाइए। 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 5 और 2 7। तो 7.07। तो 7.07 कहाँ है, 7.07 ये है। अगर आप सोचें कि 7.09 भी है तो ये इस तरीके से पूछा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आगे के लिए भी तैयारी करके रखनी है।
आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ये भी चैप्टर फर्स्ट से है, तो फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सी जानकारी फिर लेंगे हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिख दें। 0 भी आपकी परिमेय संख्या होती है, ये भी याद रखेंगे। और p और q दोनों के दोनों आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या है कि p और q में एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। अगर चला जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो आपकी तुल्य परिमेय कहलाएगी। अगर भाग चला जाता है एक के अलावा, जैसे 2/4, सर 2/4 भी तो परिमेय, हम तो पढ़ के तैयार हैं। तो ये 2/4 का सही रूप देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर आएगा 1/2। और 1/2 ही आपकी परिमेय संख्या है। 1/2 का एक तुल्य रूप है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है जिसे p/q के रूप में ना लिख पाए। p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो होता है अशांत अनावृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार भी थोड़ा सा याद रखेंगे, 9th क्लास का है। p/q ना लिख पाए किसको? अपरिमेय संख्या को। तो जैसे √2 है, √3 है, √7 है, पाई है, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? और क्वेश्चन ये बन सकता है, आपसे पूछ लेगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग व अंतर करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ें या फिर घटाएं तो तब हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, यही पूछ सकता है और कुछ नहीं। एक और चीज, अशून्य परिमेय। अशून्य परिमेय का मतलब क्या है? हमें पता है, अभी मैंने बताया शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय। तो उस परिमेय संख्या को छोड़ देना है। कौन सी परिमेय को? शून्य को। तो इसलिए मैंने एक शब्द लिखा है अशून्य या फिर शून्यतर। अशून्य या शून्यतर मतलब ये होता है शून्य परिमेय को छोड़ दो और दुनिया की जितनी भी परिमेय संख्या उनको ले लो, और दुनिया की जितनी अपरिमेय संख्या है उनको ले लो। कोई सी भी संख्याएं ले लो, लेकिन अपरिमेय होनी चाहिए। उनको गुणा करो या फिर भाग करो तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी आपको? इसमें भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन शर्त यह है कि वो कौन सी संख्या नहीं होनी चाहिए? शून्य नहीं होनी चाहिए, अशून्य होनी चाहिए या फिर शून्यतर होनी चाहिए, तभी अपरिमेय संख्या आती है। एक क्वेश्चन और कौन सा पूछ सकता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं। तो याद रखेंगे। इसमें क्या पूछा है कि आपका क्वेश्चन है √3 एक खाली स्थान संख्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किससे आया है? बहुपद से आया है। अच्छा, एक चीज और नहीं बताई मैंने बहुपद में, उसी से एक क्वेश्चन बना है। अगर बहुपद px है, किस चर में है? x चर में है, तो इस x चर की उच्चतम घात क्या कहलाती है? तो उच्चतम घात कहलाती है बहुपद की घात। बहुपद की घात कहलाती है, इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। कोई भी बहुपद है px, x की उच्चतम घात, अगर ऐसा लिखा हो py, मतलब बहुपद किस चर में है? y चर में है, और y चर की जो अधिकतम घात आएगी वो क्या आएगी? वो कहलाएगी बहुपद की उच्चतम घात। तो इसमें लिखा है उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो इसमें आएगा बहुपद की घात कहलाती है। फिर पूछा है ax² + bx + c = 0 को हल करने के लिए द्विघाती सूत्र मैंने पहले ही बता दिया है। क्या है? -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² - 4ac बटे में 2a, ये आपका द्विघाती सूत्र है। फिर आपका क्या दिया है? समांतर श्रेणी दिया है, पदों की संख्या पूछी है। पदों की संख्या, इसमें अंतिम पद दिख रहा है। देखिए पदों की संख्या दी है, लेकिन इसमें आपको अंतिम पद दिख रहा है। अंतिम पद कितना है आपका? 205 है। प्रथम पद 7 है। सारवंतर निकाल लीजिए। सारवंतर निकालेंगे तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। तो ये डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू 6 आ गई। ए का मान 7 है। अंतिम पद एल का मान कितना है?
205 है। इस अंतिम पद को ही हम an से डिनोट कर सकते हैं। तो an का मान कितना है 205। an का सूत्र रख दीजिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। अब आपको सूत्र है पता और साथ साथ में आपको वैल्यू भी पता है। जब वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 7, प्लस का चिन्ह एन माइनस डी, एन का मान तो ज्ञात ही करना है, माइनस डी माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये 6 है, 6 रख दीजिए बराबर में 205। इसे सॉल्व करेंगे, 7 को उधर घटा दीजिए डायरेक्ट और यहाँ पे लिखिए एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस के 7। देखो 5 घटाएंगे तो 200 बचेंगे, बचे 2 और घटा दो तो 198 बचे। n माइनस 1 6 का भाग दे दीजिए 198 में। 6 का भाग देंगे 6 तिया 18, 6 तिया 18 आए, एक बचा, 6 तिया 18 3, 33 आ गया काटने पर। n माइनस 1 की वैल्यू 33, तो n का मान निकालेंगे, तो n का मान जैसे ही निकालेंगे 33 प्लस का 1 तो ये आ गया 34। तो इसका उत्तर है 34। देखिए खाली स्थान भले ही हैं लेकिन ये क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बने हुए हैं। अगर इन्हें 2 नंबर में आपको दे दें तो भी आपके प्राण निकल जाएं, ऐसे क्वेश्चन है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन था ये, 34 इसका आंसर है। देखिए फिर लिखा है सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे, उसमें से भी कौन सा त्रिभुज समरूप होता है, तो समबाहु त्रिभुज। तो इसमें आ जाएगा समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त चैप्टर से है, तो वृत्त चैप्टर को मैंने अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया तो बता देता हूँ। तो इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्या बनेंगे वो देख लीजिए। आपका एक वृत्त है, वृत्त के बीच में केंद्र होता है, केंद्र से अगर मैं 2 त्रिज्याएं खींच दूँ, 2 त्रिज्याएं खींचने पर ये इतनी जो वैल्यू है वो चाप कहलाती है, ये आपकी चाप कहलाएगी। अगर मैं कहूँ इस चाप के संगत और इन त्रिज्याओं के बीच में जो आपका क्षेत्रफल निकल के आया, इस क्षेत्रफल को कहते हैं हम त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड 2 दिख रहे हैं, ये पीछे भी तो है सर, हाँ बिल्कुल है। तो इसे बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और पीछे जो बचा है उसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। दोनों में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। अगर अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक कोण ले लेता हूँ थीटा, इनके बीच में एक कोण ले लिया थीटा, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड अकेला लिखा आएगा पेपर में, तो आपको क्या लेके चलना है उसमें, क्योंकि होते तो 2 प्रकार के हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। जब सिर्फ आपको त्रिज्यखंड लिखा हो तो आपको लघु त्रिज्यखंड कंसीडर करना है। जब तक कि आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड की बात ना करी जाए तब तक आपको लघु त्रिज्यखंड को मानकर चलना है। तो इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, तो देखिए थीटा के संगत कौन थीटा है, कौन थीटा है, तो थीटा बटे 360 क्षेत्रफल की बात है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए हमसे सर बड़े ही त्रिज्यखंड का मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र पूछ लिया तो हमें पता है पूरा कोण 360 होता है। इसने कितना ले लिया, थीटा ले लिया, तो बचा पीछे का कितना 360 माइनस थीटा। जैसे टोटल 10 रुपये हैं, 2 रुपये आपने किसको दे दिए, भाई को दे दिए, आपके पास कितने बचे, 10 में से 2 घटा दो, कितने बचे 8। तो ऐसा ही है, टोटल 360 था, थीटा दे दिया, बचा कितना 360 में से थीटा को घटा दो, घटाने पर कितना बचा 360 माइनस थीटा। अगर वैल्यू होता थीटा की तो हमें पता चल जाता, लेकिन यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। एक क्वेश्चन और बनता है, एक सूत्र और बनता है, ये आपकी
चाप की लंबाई पूछ लेता है, तो चाप की थीटा के संगत चाप की लंबाई, तो इसका होता है थीटा बटे 360, डायरेक्ट सूत्र याद रखना है, इंटू 2 पाई आर। पेपर में कभी कभी क्या होशियारी कर देता है, ये 2 को काट कर इसे 180 बना देता है, तो ये भी सही है, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, ये भी अपनी जगह सही है और ऊपर वाला भी सही है। ये किसके लिए है? चाप की लंबाई के लिए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या पूछता है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, ये आपका व्रत है, इस व्रत के बीच में हम कहीं भी जीवा खींच दें, यहाँ खींच दें, वहाँ खींच दें, तो इसके केंद्र पे और इन दोनों को मिलाने पर ये पूरा का पूरा तो बना त्रिज्यखंड, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ये नीचे देखें तो ये वाला जो क्षेत्र बना इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और लघु वृत्तखंड का आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है, और इसका सूत्र भी पूछा हुआ है, इसमें नहीं पूछा, इससे पहले पूछा हुआ है। तो इसका जो सूत्र है वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा त्रिज्यखंड का। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसमें से माइनस करेंगे इसके संगत बने त्रिभुज, त्रिज्यखंड की संगत में ये बन गया ना त्रिभुज, इसका मान घटा देंगे तो वृत्तखंड का जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये आपका कहलाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या पूछा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशमय थीटा है, संगत चाप की लंबाई पूछी है, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अगर क्षेत्रफल की बात करता त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर कर देते। ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए 6 के 6।